पिंकी, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस मैं चोटी बना लूं फिर चलती हूँ। अरे मेरी बिटिया रानी, खुद से चोटी बनाएगी? बना तो लेती हूँ, पर आपके जैसी नहीं बन पाती। शंकरगढ़ नाम के छोटे से कस्बे में सुनीता और उसकी बेटी पिंकी एक कच्चे मकान में रहते थे। सुनीता के पति रमाशंकर ने बड़े ही प्यार से ये छोटा सा घर बनाया था और उसका सपना था कि वो इस घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। घर जब तक बनकर तैयार हुआ, एक सड़क हादसे में रमाशंकर की जान चली गई। अब सुनीता पर पिंकी को पालने की जिम्मेदारी थी। सुनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुनीता सुबह जल्दी उठती, खुद तैयार होती और फिर पिंकी को तैयार करती। पिंकी को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर चली जाती। सुनीता की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। पिंकी, तैयार हो गई क्या? हाँ माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी चोटी बनाई है तूने। नहीं माँ, तुम्हारे जैसी चोटी तो कोई नहीं बना सकता, और तुम्हारे जैसे कढ़ी चावल भी कोई नहीं बना सकता। माँ, वैसे कढ़ी चावल कब बनाओगी? कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तो आज शाम को आते हुए बेसन और दही लेती आऊंगी। कल ही बना दूंगी तेरे लिए कढ़ी चावल। अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। अगर कल कढ़ी चावल बनने वाले हैं तो मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगी। अरे पर क्यों? आज नहीं खाऊंगी तो कल ज्यादा कढ़ी चावल खा पाऊंगी ना। तू पूरी पागल है। अच्छा चल, अब देर हो रही है। शंकरगढ़ से थोड़ी ही दूर एक बड़ा कस्बा था, चंदन नगर, जहाँ एक लेबर चौक था। इस चौक का नाम वहाँ आने वाले मजदूरों की वजह से ही पड़ा था। सुनीता रोज सुबह वहाँ पहुँच जाती और वहाँ उसे हर रोज कोई न कोई काम मिल ही जाता था। सुनीता की कोशिश रहती थी कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि देर हो जाने पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी उसने एक दिन पहले बनाई गई रोटी और दाल पिंकी के टिफिन में रख दी और खुद खाने का खाली डिब्बा अपने साथ ले आई। पिंकी को लगा कि माँ ने अपने लिए भी दाल रोटी रख ली है। भूखे पेट सुनीता हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे दौड़ती रही, ये सोचकर कि पता नहीं किस गाड़ी में से कोई ठेकेदार निकले और वो उसे काम दे दे। सुनीता, लगता है आज किस्मत में काम नहीं है। जब काम मिल जाता है और पूरा दिन मजदूरी करके घर लौटते हैं तो थकान नहीं होती, क्योंकि हाथ में दिहाड़ी होती है। लेकिन जब काम नहीं मिलता तो कुछ ना करके भी घर जाते हुए बड़ी थकान होती है। हाँ रज्जू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अच्छा सुनना, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो वो लाला की कढ़ी चावल खाकर देखें क्या? नहीं रज्जू, कमाई कुछ नहीं हुई है, ऊपर से लाला पता नहीं कितने के देगा कढ़ी चावल। चल ना, मुझे पता है तू भी बस खाली डिब्बा लाई है अपने साथ पिंकी को दिखाने के लिए। अच्छा चल, एक प्लेट में से दोनों आधा आधा खा लेंगे। अब तो ठीक है? अच्छा ठीक है। रज्जू सुनीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी हालत भी सुनीता जैसी ही थी। दोनों ज्यादातर साथ में ही मजदूरी करने जाती थी। रज्जू बहुत बातूनी थी और सुनीता बहुत शांत। दोनों लाला की दुकान पहुंची तो रज्जू ने वहाँ काम करने वाले एक आदमी से पूछा, क्यों भैया, कढ़ी चावल है क्या? हाँ है। कितने के दिए? 100 रुपए। 100 रुपए की 2 प्लेट? ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? ऐसा करो, एक ही प्लेट लगा दो। ओ महारानी, 2 प्लेट नहीं, 1 प्लेट है 100 रुपए की। हैं? अरे पागल है क्या तू? 100 रुपए की कढ़ी चावल? कढ़ी में क्या सोना घिस के डाला है तूने? मेरा टाइम खराब मत कर, खाना है तो पहले पैसे दे, वरना आगे बढ़। चल न रज्जू, मैंने कहा तो था तुझसे, यहाँ खाना बहुत महंगा है। अरे तू रुक, अब तो बात इज्जत पर आ गई है। ओए, तूने हमें क्या एरा गहरा समझा है क्या? जा, एक हाफ प्लेट ले आ। हाँ, हाफ प्लेट में तुम दोनों खा लोगी। तुझसे मतलब? हाफ प्लेट तो 50 की है ना? तुम 50 ही दे देना, वैसे है तो 60 की। वेटर एक छोटी सी प्लेट में कढ़ी चावल ले आया जिसमें सिर्फ एक ही पकौड़ा था। रज्जू ने उस पकौड़े को देखा और उसे लाला की कंजूसी पर बहुत गुस्सा आया। उधर सुनीता उसका तमतमाया हुआ मुंह देखकर बस हंसी जा रही थी। रज्जू ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, थू, इसे कढ़ी चावल कहते हैं? ठीक ही तो है, चुपचाप खा लेना। तू ही खा, इतनी बकवास कढ़ी तो मैं कभी ना खाऊं। कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद लाला की दुकान पर मेरी जूती भी नहीं आएगी। तेरी जूती अपने आप चलती है क्या? मेरा मजाक मत बना, वरना इसी केसर वाली आलिशान कढ़ी से तेरा मुंह रंग दूंगी। जितनी महंगी कढ़ी थी उसका स्वाद उतना ही बुरा था। सुनीता ने तो मन मार के खा भी लिया, लेकिन रज्जू ने तो उस कढ़ी का दूसरा निवाला तक नहीं लिया। असल में जिस लाला की दुकान से दोनों ने कढ़ी खाई थी, उसकी दुकान बहुत चलती थी, क्योंकि आसपास कोई और खाने की दुकान नहीं थी।
तो मजबूरी में लोगों को उसके यहाँ से ही खाना पड़ता था। फिर घर वापस लौट। अरे कुछ बोलेगी भी या ऐसे ही गंदा सा मुंह बनाकर चलती रहेगी? सुनीता, ये ले 50 रुपए। ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है? सुन, इसका तू दही खरीद लेना ढेर सारा। दही मेरा और बेसन तेरा। बस बहन, तू मुझे कढ़ी चावल बनाकर खिला देना। ठीक है, अब ये ढोकले जैसा मुंह रसमलाई जैसा कर ले। मैं वैसे भी कढ़ी चावल बनाने ही वाली थी। पिंकी का भी बड़ा मन है कढ़ी खाने का। अगले दिन सुनीता ने बहुत मन लगाकर कढ़ी बनाई। वो चाहती थी कि पिंकी और रज्जो दोनों को कढ़ी पसंद आए। काफी देर की मेहनत के बाद ढेर सारी कढ़ी पककर तैयार हो गई। पिंकी ने जैसे ही पहला निवाला चखा तो सुनीता से बोली, अरे माँ, क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी क्या? सच में क्या कढ़ी बनाई है माँ? तुम तो बस ढाबा खोल लो जल्दी से। पिंकी उंगलियां चाट चाट कर कढ़ी खाती रही और सुनीता उसे प्यार से देखती रही। अगले दिन पिंकी कढ़ी चावल ही टिफिन में लेकर गई और सुनीता ने भी रज्जो के लिए एक बड़े डिब्बे में कढ़ी चावल रख लिए। जब वो चौराहे पर पहुंची तो रज्जो पहले से ही उसके इंतजार में बैठी थी। सुनीता के हाथ में खाने का डिब्बा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ले आई? हाँ, तेरे ही लिए है। ले, अब खाकर बता कैसी बनी है। रज्जू ने बिजली की फुर्ती से सुनीता के हाथ से डिब्बा लेकर खोल डाला और जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो सुनीता उसकी तरफ सवालिया आंखों से देखने लगी। अरे मेरी जान, क्या डाल दिया तूने इसमें? लाला की कढ़ी से 1000 गुना बढ़िया बनाई है तूने। सच? इतनी पसंद आई तुझे? अरे पूछ मत, सच में बहुत ही अच्छी बनी है। अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रुक जरा। इतना कहकर रज्जो ने खाने का डिब्बा वहां खड़े बाकी मजदूरों की तरफ बढ़ा दिया और सबको कढ़ी चखाकर उनसे बोली, सब के सब पूरी ईमानदारी से बताओ, मेरी बहन ने कैसे कढ़ी चावल बनाए हैं? सभी लोगों ने कढ़ी चावल की बहुत तारीफ की। तभी वहां खड़ी एक बूढ़ी मजदूर सुनीता से बोली, सुनीता बेटी, तुम तो यहीं पर एक ढाबा खोल लो। अरे नहीं मौसी, अपने लिए ना सही तो हम लोगों के लिए ही खोल ले बेटी। कम से कम भूखे पेट तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़ी मजदूर की बात सुनकर सब शांत हो गए और एकटक सुनीता को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। तभी रज्जो तपाक से बोली, हाँ सुनीता, तू ढाबा खोल। हम सब मिलकर तेरा ढाबा बनाएंगे यहीं पर और फिर लाला को बताएंगे। लेकिन क्या? तू 100 रुपए की प्लेट मत देना। हाँ। रज्जू की बात सुनकर सब हंसने लगे। सभी ने ठान लिया था कि वो सब सुनीता का ढाबा खोलकर ही दम लेंगे। अगले दिन लकड़ियों और पन्नी का जुगाड़ किया गया। कोई कुर्सी लाया तो कोई टूटी हुई मेज। पैसे इकट्ठे करके 2 भगोने लिए गए और 3 दिनों में ही सुनीता का ढाबा खुल गया। बेसन और चावल के लिए रज्जू और सुनीता दोनों ने पैसे मिलाए। फिर अगले ही दिन सुबह सुबह सुनीता ने कढ़ी चावल बना दिए, वो भी मजदूरों के वहां आने से पहले। पिंकी और रज्जो ने भी उसकी पूरी मदद की। सबने कढ़ी चावल खाए और जमकर तारीफ की। सभी ने बोहनी के तौर पर उसे 1-1 रुपया दिया। फिर अपनी उंगलियां चाटते हुए रज्जो सबसे बोली, आज तो 1 रुपया दे दिया, लेकिन कल से पैसे लगेंगे। सुनीता, इतने बढ़िया कढ़ी चावल की प्लेट कितने में दोगी हम गरीबों को? 30 रुपए में। 30 की हाफ प्लेट? नहीं, भरपेट। सुनीता की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद इसी ढाबे ने सुनीता और पिंकी की जिंदगी बदल दी और मजदूरों को भी पेट भर खाने का एक सहारा मिल गया। मुकेश और मदन दोनों मित्र रतनपुर गांव में अनाज बेचने का काम करते थे। मुकेश स्वभाव से जितना कंजूस और लालची था, मदन उतना ही दयालु और ईमानदार था। मुकेश किसी को फूटी कौड़ी देकर भी राजी नहीं होता था। वहीं मदन को दान पुण्य और गरीबों की मदद करने की आदत थी। क्यों रे मदन, तूने उस भिखारी को 2 मुट्ठी चावल बिना पैसों के ही दे दिए? तेरे पास खुद तो कुछ बचता नहीं है और तू लोगों को मुफ्त में अपना अनाज बांटता फिरता है। मुझे तो तेरे ऊपर हंसी आती भाई। पता नहीं तू ऐसे दान करता है जिससे पता नहीं तेरे पास लाखों का धन जुड़ा रखा हो। मुझे देख, मैं 1 रुपए की चीज भी किसी को उधार नहीं देता। मुकेश, मुझे किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छा लगता है भाई। इन सब में मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुझे तो समझाना बिल्कुल बेकार है। चल अच्छा, मैं चलता हूँ, कल सुबह दूसरे गांव जाना है तो समय पर निकलेंगे, ठीक है? मुकेश और मदन अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों दूसरे गांव के लिए निकलते हैं। माँ, ये क्या दे रही हो? बेटा, तू दूसरे गांव जा रहा है, रास्ते में भूख लगे तो ये रोटी और सब्जी खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुकेश राह देख रहा होगा।
मदन और मुकेश दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो दोनों दूसरे गांव पहुंचकर तांगे से उतरते हैं। भैया जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे छोड़ ना मदन, ये सामान उठा, हमें सारा अनाज बेचकर शाम तक घर वापस भी लौटना है। एक काम कर, तू गाँव के इस ओर जा, मैं इस ओर जाता हूँ, ठीक है? फिर शाम को यहीं तू मुझे तांगा स्टैंड पे मिलना, ठीक है ना? ठीक है, मिल जाऊंगा। ये लो अम्मा, ये रोटी और सब्जी, और ये 50 रुपए रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। मदन गांव में अनाज बेचने के लिए चल पड़ता है। उधर मुकेश भी अनाज बेचने के लिए निकल चुका था। बढ़िया अनाज ले लो, बहुत ही सस्ते दामों पर बढ़िया दालें, चावल, अनाज ले लो, अनाज। सुनो जी, अनाज बेचने वाला भैया निकल रहा है, हम भी थोड़ा सा अनाज खरीद लेते हैं। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। तुम्हें तो पता है हमारे पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए हैं। थोड़े बहुत जो बचे हैं उन सब की तरकारी आ जाएगी। अगर तुम कहो तो घर में जो पुरानी थाली रखी है उसे बेचकर हम थोड़ा अनाज खरीद सकते हैं। वो थाली तो बहुत ही पुरानी और टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसे भला कौन खरीदेगा? एक बार पूछ कर देख लेती हूँ, कुछ तो अनाज मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। ओ अनाज वाले भैया, जरा रुकना। बोलो अनाज में क्या क्या चाहिए? मेरे पास एकदम बढ़िया अनाज है और दाम भी बहुत कम है। अनाज तो हमें चाहिए पर पैसे नहीं है। हाँ, ये एक पुरानी थाली है, अगर तुम इसके बदले हमें थोड़ा अनाज दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। पुरानी थाली? इसके बदले तो तुम्हें 5 ग्राम भी अनाज नहीं मिलेगा। अच्छा थाली दिखाओ जरा, देखने में तो बहुत मैली हो रही है, इसे घिसकर देखता हूँ, कहीं पीतल की होगी तो ले लूंगा। मुकेश थाली को घिसकर देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे ये थाली तो सोने की है। अभी मैं इन्हें मना कर देता हूँ, अगर अचानक लेने के लिए बोला तो इन्हें शक हो जाएगा। वापस ही मैं कोई बहाना करके थोड़ा सा अनाज देकर ये थाली ले जाऊंगा। ये थाली बेचकर तो मुझे ढेरों पैसे मिल जाएंगे। ऐसा है, मुझे ये थाली नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल बेकार है, रखो इसे अपने पास, इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। अरे ये लड़का तो बिना कुछ अनाज दिए ही चला, लगता है इससे कोई भी नहीं खरीदेगा। अब हम क्या खाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था, बिना पैसों के कोई हमें अनाज नहीं देगा। जो थाली वो लड़का फेंक गया है उसे उठाकर रख दो। गरीब बूढ़ा और उसकी पत्नी दोनों उदास हो जाते हैं और वहीं घर के बाहर चबूतरे पर बैठ जाते हैं। इतनी देर में मदन अनाज बेचता हुआ वहाँ से निकलता है। अम्मा अनाज ले लो, बहुत बढ़िया बेच रहा हूँ। बेटा अनाज तो हम ले लेते पर हमारे पास पैसे नहीं है, बस ये एक पुरानी थाली है, इसके बदले अगर तुम हमें थोड़ा अनाज दे सको तो दे दो। अरे अम्मा तुम अभी वैसे ही मेरे अनाज रख लो, मैं तुमसे बाद में पैसे ले लूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ तुम थाली के बदले ही हमें थोड़ा अनाज दे। अच्छा ठीक है अम्मा, लाओ थाली मुझे दे दो, मैं देख लेता हूँ। मदन थाली को घिसकर देखता है तो वो हैरान रह जाता। अम्मा तुम ये थाली मुझे थोड़े से अनाज के लिए दे रही हो? ये तो सोने की थाली है, ये तो बहुत महंगी बिकेगी, इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं तुम्हें ऐसे ही अनाज दे जाता हूँ। इस थाली के बदले मेरे पास देने के लिए इतना अनाज नहीं है। बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले एक लड़का आया था, उसने तो कहा कि ये थाली बेकार है, इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, पर अब जो भी है तुम इसे रखो, तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो, अब इस थाली पर तुम्हारा हक है। वो गरीब बुढ़िया और बूढ़ा व्यक्ति मदन को वो सोने की थाली दे देते हैं। मदन बदले में उन्हें सारा अनाज और अपने सारे पैसे देकर वो थाली लेकर खुशी खुशी वहाँ से लौट जाता है। तभी मुकेश वापस आता है। मैंने सोचा कि तुम दोनों गरीब हो, इसलिए वापसी में जो थोड़ा बहुत अनाज मेरे पास बचा है वो देकर थाली लेकर ही चला जाता हूँ। अब तुम भी क्या याद रखोगे मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। अरे बेटा तुमने तो आने में बहुत देर कर दी, वो थाली तो हमने किसी और को दे दी, बदले में हमें वो कितना सारा अनाज और पैसे दे गया है। लो गए काम से, उसी वक्त वो थाली ले जाता तो आज वो थाली मेरी होती। मुकेश जब मदन के पास वो सोने की थाली देखता है तो उसे अपने ऊपर पश्चाताप होता है। मदन को उसकी ईमानदारी और पुण्य कर्मों का फल मिल गया। Thanks for watching.